वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे, मैं उम्मीद करता हूं हमारे साथ ही होंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी ना? हाँ जी, मैं अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, तो मैं फिर टीवी पे आपका जवाब सुनूं। जी देखिए, मैं आपको अभी इधर ही बता देता हूँ, क्योंकि देखिए आपके केस में जो आपने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई है, अब मुझे उसमें देखना पड़ेगा कि कहीं कहीं किसी स्टेज पे आप इलीगल ओवरस्टेट तो नहीं होते। आप जो है वो बता रहे थे कि आपने विज़िट वीज़ा पे आप यहाँ पे आए, फिर आपने विज़िट वीज़ा ख़त्म होने से पहले एप्लीकेशन की, फिर वो उसको रिफ्यूज़ किया। अब उसको अगर रिफ्यूज़ किया, आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला, तो टेक्निकली स्पीकिंग जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि आप ओवरस्टेयर हो जाते हैं। फिर बहरहाल आपको राइट ऑफ अपील मिला, रिकन्सिडरेशन की तरफ दोबारा गए। अगर तो देखें सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है, अगर तो आप किसी स्टेज पे ओवरस्टेयर हो जाते हैं तो फिर वो लास्ट 10 इयर्स में आप उसमें आते हैं। जब आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ये देखते हैं होम ऑफिस कि लास्ट 10 इयर्स में आपने कोई इमिग्रेशन कंडीशन तो ब्रीच नहीं किए, और उसमें अगर आप ओवरस्टेयर हुए हों लास्ट 10 इयर्स में तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होगी। अब मेरे लिए यहाँ पे इस स्टेज पे असेस करना विदाउट लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट ज़रा मुश्किल होगा फ़ोन पे, तो इसलिए बेहतर है अगर आप चाहें तो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं या फिर किसी भी वकील के पास जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैंने ना छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना है। एक्चुअली मेरी लास्ट मंथ मेरी स्पाउस वीजा की एक्सटेंशन हुई है और मेरा 2018 में सेटलमेंट ड्यू है। जी जी तो मैंने ये पूछना था, उस टाइम भी हमें 18,600 की इनकम रिक्वायर्ड है, और दूसरा ये कि हमें उस टाइम इंग्लिश के कौन से मुझे कोर्स करने पड़ेंगे? जी देखें, उस वीजा टाइम भी मुझे बिल्कुल 18,600 रिक्वायर्ड है, और इंग्लिश का जो कोर्स है वो B1। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। B1 और लाइफ इन द यूके जो है वो अलग से टेस्ट आपको पास करना जी, पड़ेगा। यानी कि इनकम रिक्वायरमेंट भी इस टाइम शो करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, इनकम रिक्वायरमेंट भी है। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो हाँ जी। जी, हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? वकील साहब जी, पहले तो गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग जी, कौन सा बोल रहे हैं? ऐसे ही ना हेलो हेलो आया नू सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई थी। आप सवाल दोबारा रिपीट करें। हेलो, उनको वापस भेजा जाएगा। वो 5 साल वाले हैं, उनको जहाँ पर रहने का आप राइट सॉरी, है आप ज़रा अपना सवाल दोबारा रिपीट करें जी। तो हमारा 2-3 छोटे सवाल हैं कि एक तो है कि जो भी हमारे इधर बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या होगा अगर ये हमको जो वापस भेजेंगे तो। नहीं आप तो दूसरा ये सॉरी, आप समझते कि जो बच्चे जहाँ पर मुझे पढ़ते लगता हैं है जो कि मस्ती आपने करते अपने हैं, तो टीवी का हमने वॉल्यूम ऑन किया हुआ है, सुना या है कि मुझे प्रोग्राम मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। जी, आप ज़रा अपना सवाल पूरा रिपीट करें, मुझे बीच में आपका बिल्कुल आवाज़ नहीं आई जी। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उज़ैर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी वालेकुम अस्सलाम जी, उज़ैर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि 2012 में मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला था, जी और जी, उसके बाद मैं शादी के लिए पाकिस्तान चला गया। अच्छा तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपनी वाइफ के लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था, जो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज हो गया था बिकॉज ऑफ इनकम थ्रेशोल्ड की वजह से। हम्म, तो वो अपील का प्रोसीजर करते 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 2014 हो गया। उनके 2014 में मेरा जो है वो बेटा हुआ। जी ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो मैंने नई एप्लीकेशन डाल दी, और नई एप्लीकेशन डालने के बाद वीज़ा मेरी जो है वाइफ का वो लग गया वीज़ा। तो वो अप्रैल 2016 में वो यूके आ गई हैं, और इट्स बीन नाउ 3 मंथ। तो मैंने आपसे पूछना था कि क्या मैं अपने बेटे के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि वो आउटसाइड यूके बॉर्न हुआ था, लेकिन मेरे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बाद पैदा हुआ था वो। जी, लेकिन वो आउटसाइड यूके चूँकि बॉर्न हुआ था तो उसके लिए आप ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर सकते जी। नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं तो वो बिल्कुल जैसे उनकी मदर जो है वो 5 इयर्स के प्रोसीजर जी, उसके से गो बाद ही थ्रू फिर वो करेंगे तो वैसे। जी बिल्कुल जी। और ही कैन नॉट एक्सेस टू द पब्लिक फंड्स एज वेल।
जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो वही क्राइटेरिया है कि आपका जो बच्चा है ही इज़ नॉट अ ब्रिटिश सिटीज़न, वो आप पे डिपेंडेंट है, तो पब्लिक फंड्स में नहीं जा सकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी हेलो हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मसूद बोल रहा हूँ जी, मसूद खान। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? जाकिर साहब, मेरे दो सवाल हैं। जी जी। एक तो ये है कि हम आए थे 2010 में यहाँ पे, उसके बाद हमने असाइलम विजिटर आए थे, असाइलम हमने क्लेम किया जो कि रिफ्यूज हो गया, और उसके बाद काम चलता रहा। हमने दोबारा एप्लीकेशन डाली 2014 में, वो भी रिफ्यूज हो गई, लेकिन 2015 के एंड के ऊपर उन्होंने हमें सेक्शन 120 का चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस मांगे, और हमने वो सारे उनको बता के भेज दिए कि ये हमारे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं। उसके बाद जनवरी में उन्होंने हमें एक OLCU से पूरी फैमिली की पिक्चर्स मंगवाई कि आप फोटोग्राफ्स भेज दें हमें, तो हम इसको रिकंसिडर करेंगे। तो वो हमने अभी तक भेजी हैं, लेकिन अभी अगस्त होने वाला है, फरवरी में मार्च में हमने भेजी थी, तो कोई जवाब नहीं है। एक तो आपसे ये पूछना है कि ये व्हाट डज दिस मीन, कि ये क्या शो करता है, और दूसरा मेरा बेटा यहाँ पे 9 साल से है और वो ओवरस्टे हो गया अनफॉर्चुनेटली। मेरा दूसरा सवाल ये है, अनफॉर्चुनेटली वो ओवरस्टे हो गया, अगर हम उसकी शादी यहाँ पे करते हैं ब्रिटिश के साथ, तो क्या उसे पाकिस्तान वापस एंट्री क्लियरेंस के लिए जाना पड़ेगा? मैं सर टीवी पे आपका जवाब सुनता हूँ। ये मेरे दो सवाल हैं। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो अगर होम ऑफिस ने आपसे वो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह या जो फॉर्म वगैरह मंगाया है आपकी करंट सिचुएशन के बारे में, तो उसमें ऑब्वियसली मतलब यही निकलता है कि वो आपके केस को कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पे लीव टू रिमेन दिया जाए या ना दिया जाए। अब जो आपने मुझे अपनी सिचुएशन बताई है कि आप यहाँ पे विजिटर आए थे, असाइलम के लिए अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया, और वो अब बहरहाल आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो उस हवाले से मैं आपको ये नहीं एडवाइस करूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को पुश करें या होम ऑफिस को दोबारा से लिखें। एज़ लॉन्ग एज़ वो दोबारा रिकन्सिडर कर रहे हैं, जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो कल को आपके ही फेवर में जाएगा, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर होम ऑफिस ने ऑलरेडी आपसे जो डिटेल्स मांगनी थी और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी, और उन्होंने कहा है कि हम आपके केस रिकन्सिडर कर रहे हैं, तो फिर एज़ लॉन्ग एज़ ये सिचुएशन है, तो फिर आपको ज़्यादा उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर आप मेक श्योर कर लें या क्लियर कर लें, अगर आपके वकील हैं, कि वो आपकी एप्लीकेशन रिकन्सिडर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये तो पहला सवाल का जवाब हो गया कि अगर वो रिकन्सिडर आपकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको किसी किस्म के घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेट करें। अगर नहीं कर रहे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो रिकन्सिडर कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने आपसे कोई आपका बायोडाटा मांगा था, तो फिर आपको चाहिए कि आप कोई एप्लीकेशन करें। जो दूसरा आपके बेटे के हवाले से सवाल था, अगर आपका बेटा ओवरस्टे हो गया, यहाँ पे किसी ब्रिटिश के साथ शादी करता है, तो यहाँ पे उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, स्पाउस वीज़ा, उसको वापस अपने मुल्क जाके वहाँ से स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम खलील है और लंदन से बात कर रहा हूँ मैं। जी खलील साहब बोलिए, क्या सवाल है? जी, मैंने डिस्कशन लीव पे हूँ मैं, 2010 में मुझे मिली थी, फिर 2013 में एक्सपायर हुई, मैंने फिर अप्लाई किया, और 2016 में अभी फिर वो एक्सपायर हो रही है। जी, तो अभी मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने ये पूछना था कि एक तो इंडेफिनेट की फीस कितनी है, और दूसरा उसके लिए मुझे कौन सा इंग्लिश जो है वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक तो किया था 2013 में, जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त मैंने किया था TOEIC A1 कोई ऐसा था, और लाइफ इन द यूके मैंने 2010 में पास कर लिया था। तो अभी मैंने ये पूछना है कि डेफिनेट की फीस कितनी है और कौन सा टेस्ट जो है ना मुझे पास करना पड़ेगा। आपको 3 साल का डिस्क्रिप्शन लीव मिली है ना पुराने रूल्स के तहत? जी, अगर आपको 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिली है पुराने रूल्स के तहत, यानी जुलाई 2012 से पहले का जो रूल्स था उसके हिसाब से, तो फिर आपको इनडेफिनेट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं डिस्क्रिप्शन लीव की बेसिस पे 6 साल कंप्लीट करने के बाद, तो आपको इंग्लिश या लाइफ इन द यूके की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ठीक है जी। और जहाँ तक होम ऑफिस की जो फ़ीस का ताल्लुक है, मेरे ख़्याल में अगेन आपको होम ऑफिस की वेबसाइट में जाके कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे ख़्याल में शायद वो 1875 या इसी के लगभग होम ऑफिस की इनडेफिनेट की फ़ीस है, लेकिन बहरहाल ये आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके कंफर्म हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर Thank you very much. जी, थैंक यू हाफिज। हेलो हेलो हेलो। जी हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? तो जी मैं साजिद बोल रहा हूँ लंदन से। मेरा ये क्वेश्चन है, जी मैं यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन हूँ ना, और मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है और मेरा छोटा बच्चा है, तो वो भी ब्रिटिश सिटीजन है। मेरी वाइफ मुझ पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं अपनी अम्मी को पाकिस्तान से बुलाना चाहता हूँ तो इसका क्या प्रोसीजर है, और क्या मैं एलिजिबल हूँ कि पाकिस्तान से उसको इधर मतलब स्पॉन्सर करूँ? मेरी अम्मी आप पाकिस्तान में अपनी अम्मी रहती है, को वो अकेली होती है। विजिट वीज़ा के लिए बुलाना चाह रहे हैं? विजिट के लिए? विजिट के लिए, या वो अगर मेरे साथ परमानेंटली रहे? देखिए परमानेंट, देखिए जहाँ तक विज़िट का ताल्लुक है तो विज़िट के लिए अगर आप बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, आप बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं उनको। आपकी अम्मी को ये शो करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में वो सेटल्ड हैं, वो जिनके साथ रह रही हैं। अगर आपके कोई भाई बहन हैं या आपके फादर हैं उनके साथ रह रही हैं, उनके सारा उनका एविडेंस, उनका उस सिलसिले में इंफॉर्मेशन और सबूत के साथ देना होगा। वहाँ पे वो सेटल्ड हैं, आप क्योंकि स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर परमानेंट जो है उनको सेटलमेंट के लिए बुलाना चाहते हैं तो वो भी एक कैटेगरी है, लेकिन बहुत मुश्किल है उसमें। अगर आपकी अम्मी की ऐसी कंडीशन है कि वो पाकिस्तान में बिल्कुल अकेली हैं, उनका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है और उनको ज़रूरत है लुक आफ्टर करने के लिए, अगर उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात ख़ुद से नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी सूरत में आपको उनको परमानेंट सेटलमेंट के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको बिल्कुल एक ब्रीफ सा बता दिए, लेकिन आम तौर पे बहुत मुश्किल होता है। जो करंट जो हालात हैं और जो करंट कानून है उसमें आप अपने पेरेंट को यहाँ पे सेटलमेंट के लिए बुलाने के लिए, अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो किसी वकील के पास जाके इस सिलसिले में ज़रूर डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाज़िर होते हैं।